तो स्टूडेंट, आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीपीसी को स्टार्ट। ठीक है। और सीपीसी को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि फिर से हमें कभी सीपीसी में कोई डाउट ना हो। ठीक है। और हमें फिर से कोई सीपीसी ना पढ़ने पड़े। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सीपीसी को बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है। क्योंकि सीपीसी मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मेरा मानना है कि जुडिशरी एक तरफ और सीपीसी एक तरफ। आपका कोई कोई आपका कोई भी सब्जेक्ट है, इधर इट इज अ प्री, इधर इट इज अ मेंस, आपका कोई भी स्टेट है। ठीक है। सीपीसी प्ले वाइटल रोल इन योर एग्जाम। ठीक है। तो इसलिए सीपीसी को अच्छे से करेंगे। ठीक है। सूरज, एम आई ऑडिबल? हेलो सूरज, एम आई ऑडिबल? ओके, चलिए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप सभी के पास बेरेक्ट है सीबीसी का, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिस सबके पास है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास सीपीसी का बेरेक्ट नहीं है? सबके पास है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए। सीपीसी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। ठीक है। आज की हम एक दो दिन की क्लास ऐसे रखेंगे कि हम सीपीसी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को समझ सकें। अगर किसी के पास सीपीसी का बेरेक्ट नहीं है तो सीपीसी का बेरेक्ट ले लो आप जरूर। ठीक है। मतलब एक दो दिन में प्लीज अरेंज द बेरेक्ट ऑफ द सीपीसी। ओके। चलिए। द पहली बात, सबसे पहली बात, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीसी? सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है। तो एक याद रखना, अराउंड कितने पेजेस का रजिस्टर आप रखेंगे? अराउंड 300 पेजेस का रजिस्टर आप रखना। ठीक है। अराउंड 300 पेजेस के रजिस्टर को रखना। ठीक है। तो ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके। जो हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, ये कब का लॉ है? 1908 का लॉ है। कब का लॉ है? 1908। अभी आप में से किन्हीं स्टूडेंट ने एपीओ भरा हुआ, यूपीएपीओ वगैरह कोई दे रहा है यहाँ पर? कोई स्टूडेंट है जिसने यूपीएपीओ फिल किया हुआ है फॉर्म? नहीं है कोई? तो बहुत अच्छी बात है। अपने सीपीसी पर बहुत ज्यादा फोकस करना। ठीक है। क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम होंगे वो सीपीसी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें सीपीसी ना आए। तो बहुत अच्छे से पढ़ना सीपीसी को। ठीक है। चलिए। अगर इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की स्टार्ट किया जाए, तो सबसे पहले जो इसका ये नाम है ना, सिविल प्रोसीजर कोड, इसको ना थोड़ा ब्रेक कर। द फर्स्ट वन इज द सिविल, सेकेंड वन इज द प्रोसीजर, एंड द थर्ड वन इज द कोड। और एक बात और थोड़ा ध्यान रखना, जैसा कुछ स्टूडेंट को पहले ही पता होगा कि क्लास है ना टू वे कम्युनिकेशन पर रहेगी। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि इधर मैं बोल रहा हूं बस, और आप बिल्कुल आराम से ये मस्त होकर आराम से सुन रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, पार्टिसिपेट करना। नहीं आता है तो भी बताना। गलत आता है कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। ठीक है। पर इससे आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ऑनलाइन मेथड में सबसे जरूरी ये है कि कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन टूटा, डिस्ट्रक्शन, और खत्म बात। इंपोर्टेंट मैटर सर के ऊपर से। तो बेटर होगा कि आप जब क्लास ले रहे हो तो अपनी इस क्लास में थोड़ा एक्टिव रहना। और एक्टिव कैसे रहा जाएगा? जो आपसे पूछते हैं वो आप उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान। ओके। चलिए।
जब हम पहली बार सिविल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सिविल की। तो एक वर्ड आता है दैट इज अ सिविल। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सिविल? सिविल क्या? सिविल को समझने के लिए सबसे पहले देखिए, जब हम लॉ को डिवाइड करते हैं, लॉ को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, लॉ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी, लॉ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। बताइए स्टूडेंट, जब हम लॉ को लाइबिलिटी के बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो दो तरीके के लॉज होते हैं। बताइए, द फर्स्ट लॉ ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी। बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी द लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज, यस, एनीबडी एल्स? द फर्स्ट वन इज सिविल लॉ एंड द सेकंड वन इज क्रिमिनल लॉ। जब हम लाइबिलिटी के बेसिस पर लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो नाउ वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द लॉ। द फर्स्ट वन इज द सिविल लॉ एंड द सेकंड वन इज द क्रिमिनल लॉ। अब बात आती है कि सिविल लॉ क्या होते हैं। हाँ, सिविल लॉज क्या होते हैं? जो डील करते हैं किसमें? सिविल लॉज आर दोज लॉज, आर दोज लॉज विच आर created the civil rights or a or an individual rights or an individual rights। ठीक है। और इसमें जो मोस्टली इसमें पनिशमेंट होती है, वो किस रूप में होती है पनिशमेंट? यहां पर पनिशमेंट होती है कंपनसेशन, कंपनसेशन या फिर डैमेजेस के रूप में। ध्यान से समझना, जब हम बात करते हैं सिविल लॉज की, तो सिविल लॉज आर दोज लॉज विच क्रिएटेड द सिविल राइट और एन इंडिविजुअल राइट। जो जनरली क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का हनन करते हैं, एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स को इफेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ सिविल राइट। ओके। और इनमें सिविल राइट्स में पनिशमेंट क्या होती है, मतलब लाइबिलिटी क्या है यहां पर? लाइबिलिटी है यहां पर कॉम्पनसेशन या फिर डैमेजेस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होंगे सिविल लॉ के? एग्जाम्पल क्या है? हम्म, वेरी गुड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब, हाँ, इसमें आप टोट भी रख लीजिए, टोट, इसमें आप टीपीए भी रख लीजिए। हाँ, एग्जैक्टली, लिमिटेशन एक्ट इज ऑल्सो अ सिविल, लिमिटेशन एक्ट, और आपका सीपीसी, सिविल प्रोसीजर। ये सब क्या है? ये सब सिविल लॉज। ठीक है। अब बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिमिनल लॉज? क्रिमिनल लॉज क्या है? तो देखिए, criminal laws are are those laws which provide the punishment
which provides the punishment as a as a sentence as a sentence or fine and affects the public at large affects the public at large or the society affect the public at large or the society एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके व्हाट द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रिमिनल लॉ अब देखिए सबसे पहले इसकी पनिशमेंट लिखिए तो यहाँ पर पनिशमेंट किस रूप में होती है जब हम क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं तो पनिशमेंट का यहाँ पर नेचर क्या है यहाँ पर नेचर है उसका सेंटेंस यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सेंटेंस मिलेगा या आपको फाइन मिलेगा ठीक है इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बीएनएस बीएनएसएस पॉक्सो एससी एसटी एक्ट डीबी एक्ट एक्सेप्ट इसको लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट अब देखना जब हमने लो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया सो नाउ अब हमारे पास क्या है हमारे पास हमने लो को डिवाइड किया किसके बेस पर हमने लो को डिवाइड किया लाइबिलिटी के बेस किसके बेस पर डिवाइड किया लाइबिलिटी के बेस पर सो व्हेन वी डिवाइडेड द लॉ ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी सो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ लॉ हमारे पास दो तरह के लॉ हैं द फर्स्ट वन इज सिविल लॉ एंड द सेकंड वन इज क्रिमिनल सिविल लॉ क्या होते हैं सिविल लॉज वो होते हैं जो एग्जैक्टली एक इंडिविजुअल के राइट के बारे में बताते हैं एक इंडिविजुअल की लाइबिलिटीज के बारे में बताते हैं इट्स नॉट टॉक अबाउट टू द पब्लिक एट लार्ज इट्स नॉट टॉक्स अबाउट टू द सोसाइटी एट लार्ज ये पूरी सोसाइटी को बात नहीं करते हैं ये पूरी पब्लिकली बात नहीं करते हैं ये डील करते हैं प्राइवेट राइट एग्जाम्पल क्या है आईसीए आईपीए आईसीए मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आईपीए मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सोगा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट टोट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिमिटेशन एक्ट और सीपीसी ये सब क्या है ये सब सिविल लॉज है सिविल लॉज में जो पनिशमेंट होती है पनिशमेंट का नेचर क्या होता है पनिशमेंट का नेचर होता है कंपनसेशन और डैमेजेस while on the other basis what do you mean by the criminal law so the criminal laws are those laws which provide the punishment as a sentence or a fine and affect the public at large or a society जो किसको ऑफेंस करते हैं किसको जैसे मर्डर है ना किडनैपिंग अबडक्शन थेफ्ट डकैती रोबरी सेडिशन ये सब किसको अफेक्ट कर रहे हैं ये सब इफेक्ट कर रहे हैं आप यूनिटी इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी के अगेंस्ट कोई एक्ट करते हैं भारत की तो वो किसको इफेक्ट करते हैं वो पब्लिक एट लार्ज यानी कि पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं और जो ऑफेंस सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं दे क्रिमिनल लॉज वो क्या है वो क्रिमिनल लॉज है इसमें जो पनिशमेंट होती है उसका नेचर क्या है उसका नेचर है सेंटेंस फाइन एग्जाम्पल बीएनएस बीएनएसएस पॉक्सो एससी एसटी एक्ट डीबी एक्ट एक्सेट्रा गॉट इट स्टूडेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं ब्ला ब्ला ठीक है ओके चलिए इसमें से काफी स्टूडेंट्स को तो मैं जानता हूं पहले से कुछ स्टूडेंट्स मेरे लिए नए हैं लाइक एज विशेष है ना विशेष प्रेरणा एंड
बाकी तो सब पुराने स्टूडेंट हैं। स्वाति, स्वाति बोल रही हूँ। आप बाद में दोबारा। बाकी से तो मैं आप सबसे मिला भी हूँ, आपको पढ़ाया भी है। ठीक है। चलिए, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित पवार। ठीक है। और मैं आपको पहले इवनिंग बैच में पढ़ाता था, कुछ टाइम के लिए ब्रेक हो गया था मेरा इवनिंग बैच से। ठीक है। तो अब दोबारा से वापसी हुई है इवनिंग बैच में विद द सीपीसी। ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ तो एक ऑलरेडी मतलब इंट्रोडक्शन है। ठीक है। तो एक तो मैंने जैसे पहले भी कहा, मैं दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्लास रहेगी वो टू वे कम्युनिकेशन पर रहेगी। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ सुन रहे हैं और मैं इधर बोल रहा हूँ, वो मेरा मेथड नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको कभी भी कोई क्वेरी है तो आप मैं आपको बिल्कुल एकदम फ्री स्पेस देता हूँ कि आपको, इफ यू हैव एनी क्वेरी सो देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्वेरीज नहीं होंगी, क्वेश्चंस नहीं होंगे, ब्ला ब्ला जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका, अगर आपको कोई भी डाउट है। ठीक है। नो इश्यूज। बस अपने राइटिंग अच्छी से करना। सीपीसी में सबके पास अपना बेरेक्ट होना बहुत जरूरी है। और अगर सीपीसी का बेरेक्ट नहीं है तो सीपीसी नहीं की जा सकती। ठीक है। तो इसलिए इन थोड़ी चीजों का ध्यान रखो। जो आपको लिखवाया जाता है उसके अच्छे से नोट्स बनाना। प्रॉपर टेस्ट होगा। आपको मैं मेंस के क्वेश्चंस दूंगा लिखने के लिए। आप मुझे लिखकर दिखाना। फिर मैं जो भी होगा, आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, उसको कैसे वो ठीक किया जा सकता है, उन सब पर भी हम बातें करें। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? अभी किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? जनरल क्वेश्चन है कोई, किसी का कुछ भी है? हाँ मुस्कान, हैव यू एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? हाँ बताइए। चलिए, मुस्कान आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है। ठीक। चलिए, तो हमने लाइबिलिटी की बेस पर तो डिवाइड कर लिया लोग। अब बात आती है दूसरी बात, ध्यान से समझना आप जरा। अब लो को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। लो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। जब हम नेचर के बेसिस पर लो को डिवाइड करते हैं तो उसको कैसे देखना है, देखिए इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। द फर्स्ट वन इज एग्जैक्टली substantive law and another one is procedural laws। अब यहां पे जरा अच्छे से समझ। ठीक है। तो जब हम लॉ को डिवाइड करते हैं नेचर के बेस पर, तो दो तरह के लॉज होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द सब्सटेंटिव लॉ? सब्सटेंटिव लॉज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पार्टी की राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड करते हैं। एंड हाउ द डिसाइड द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टी? देखिए, सब्सटेंटिव लॉज आर दोज लॉज
which creates the rights, liability, and duty of the party. And duty of the party. Like as एग्जाम्पल क्या रहेंगे? एग्जाम्पल रहेंगे इसका आईसीए, टीपीए, आईपीए, सोगा, एक्सेट्रा. दीज आर द सब्सटेंटिव लॉज. सब्सटेंटिव लॉज क्या होते हैं? सब्सटेंटिव लॉज आर दोज लॉज which creates which creates the right, liability and duty of the party. अंडरलाइन करना, राइट्स, लाइबिलिटी एंड ड्यूटी. राइट्स, लाइबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टी. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. दो पार्टी हैं, ए एंड बी. हियर आर द टू पार्टीज, द ए एंड बी. और दोनों पार्टी क्या करती हैं? दोनों पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट. दोनों के पार्टी के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट होता है गुड सप्लाई करने का. गुड सप्लाई. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन जो है वो रखा गया है 1 जैन 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024. It's a duration of the contract which is huh, which is between the which is make between the A and B. ठीक है. अब होता क्या है, ध्यान से समझना. 1 जुलाई 1 जुलाई 2024 कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है. कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ब्रीच. ठीक है. और इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कौन करता है? इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है बी. कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच बाय बी. ध्यान से समझना, कॉन्ट्रैक्ट कौन ब्रीच करता है? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है बी. अब मुझे आप ये बताइए, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट था गुड सप्लाई करने के बारे में, कि गुड सप्लाई हो. अभी ड्यूरेशन क्या था? 1 जैन 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 का ड्यूरेशन था. ठीक है. अब दोनों पार्टी पर क्या था? दोनों पार्टी पर एक ड्यूटी था. क्या था? ड्यूटी. और वो ड्यूटी क्या था? वो ड्यूटी ये था कि दोनों पार्टी को टू परफॉर्म. ड्यूटी क्या था? टू परफॉर्म द प्रॉमिस और अ कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हाट्स द ड्यूटी? ड्यूटी था दोनों पार्टीज पर कि दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगी या प्रोमिस को परफॉर्म करेंगी. ठीक है. अब देखना ध्यान से, इसमें से हम कह रहे हैं कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है. क्या किया है? उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है. पर असल में उसने क्या ब्रीच किया है? उसने ब्रीच किया है अपनी ड्यूटी को. उसने क्या ब्रीच किया है? अपनी ड्यूटी. हम देखिए, याद रखना, हर एक पर्सन पर ड्यूटी इंपोज. मेरी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटीज हैं. एक हस्बैंड की ड्यूटी है, एक स्टूडेंट की ड्यूटी है, एक फादर की ड्यूटी है, एक सन की ड्यूटी है. हम सब पर ड्यूटी इंपोज की गई है. कुछ ड्यूटी सोसाइटी ने इंपोज की है, कुछ ड्यूटी मॉरल ड्यूटी है, कुछ ड्यूटी लीगल ड्यूटीज है, पर ड्यूटी है जरूर. सुबह उठकर, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ पर डेप्थ है थोड़ा सा. ठीक है.
देखिए, सुबह उठकर अपने मम्मी पापा के पैर छूना कैसी ड्यूटी है? इज इट योर लीगल ड्यूटी और अ मॉरल ड्यूटी? बताइए, आंसर। मॉरल ड्यूटी, ठीक है। क्या मम्मी पापा अपने इस राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं कोर्ट में जाकर? नहीं करा सकते, नहीं करा सकते ना, ये क्या है? इट्स अ मोरल ड्यूटी। जितना भी लो है, जैसे आपको ट्रैफिक लाइट जंप नहीं करना है, ठीक है, ये क्या है? इट्स अ लो। अगर आपने जंप किया तो क्या होगा? आप पर फाइन होगा। ये कैसा ड्यूटी है आपका? इट्स अ लीगल ड्यूटी, ये लीगल ड्यूटी। तो जब हम बात करते हैं ड्यूटी की, तो हम ड्यूटी को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज द लीगल ड्यूटी एंड द सेकंड वन इज द मोरल ड्यूटी। आपको पनिशमेंट कब मिलेगा? जब आप अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच करें। अगर आप अपनी मोरल ड्यूटी को ब्रीच करते हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। देर इज अ नो पनिशमेंट फॉर द ब्रीच ऑफ द मोरल ड्यूटी। सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट कब होगा? जब आप अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच करते हैं। तो मुझे आप ये बताइए, क्या बी ने अपनी मोरल ड्यूटी ब्रीच की है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर या उसने लीगल ड्यूटी ब्रीच की है? एंड हाउ इट्स अ लीगल ड्यूटी, और ये लीगल ड्यूटी कैसे है? हाँ, नहीं, लो के पॉइंट से बताइए फिर आप। फिर मैं आपसे प्रोविजन पूछूंगा कि बताइए किस प्रोविजन में ये लिखा है कि मतलब ये एक लीगल ड्यूटी है और लीगल ड्यूटी ब्रीच हुई है यहाँ पर। टेल मी अबाउट द प्रोविजंस। एनीबडी एल्स? कोई बताएगा प्रोविजंस? हम्म। प्रोविजंस क्या है? अच्छा, मुझे बताइए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? कौन सा सेक्शन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बताइए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कौन से सेक्शंस हैं? 37? 37? कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? 73 से लेकर 75 में है ना? कहाँ है 73 से लेकर 75? 73 से लेकर 75 तक के प्रोविजन क्या कहते हैं? सेक्शन नंबर 73 से लेकर 75 तक के प्रोविजन कहते हैं, if any party breach a contract, so then another party have a right to get compensation or the damages from the party who breached the contract. सेक्शन 73 से लेकर 75 के प्रोविजन ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो दूसरी पार्टी को ये अधिकार है उस पार्टी से कंपनसेशन या डैमेजेस लेने का जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। तो लीगल ड्यूटी इंपोज हो रही है ना। आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। आपको प्रोमिस को परफॉर्म करना है। अगर आपने प्रोमिस को परफॉर्म नहीं किया है तो सेक्शन नंबर 73 टू 75 प्रोवाइड्स द प्रोविजन अबाउट टू गेट द कंपनसेशन और द डैमेजेस फ्रॉम द पार्टी हु ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। सो इट्स अ लीगल ड्यूटी, इट्स नॉट अ मोरल ड्यूटी ना। ये मोरल ड्यूटी में नहीं आती, ये लीगल ड्यूटी में आती है। तो बी ने क्या कर दिया है? बी ने अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच कर दिया है। अब जब बी अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच करेगा, सो नाउ क्या होगा? हाँ, अगर बी अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच करेगा तो उसने जो ब्रीच किया है वो क्या ब्रीच किया है? उसने ब्रीच किया है अपनी लीगल ड्यूटी। और ये लीगल ड्यूटी क्यों है? ये लीगल ड्यूटी है बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर 73 टू 75 ऑफ आईसी। बिकॉज ऑफ 73 टू 75 ऑफ द आईसी। ठीक है। तो आज अब इसने लीगल ड्यूटी को ब्रीच किया है।
जैसे ही अपने इसने लीगल ड्यूटी को ब्रीच किया, तो अब ए का क्या अराइज हो जाएगा? हाँ, यहां पर ए का अराइज हो जाएगा राइट। ए का क्या अराइज हो जाएगा यहां पर? राइट अराइज हो जाएगा। और बी की, बताइए, बी की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच करते हो, ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने रेड लाइट को जंप किया, अथॉरिटी के पास क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। उसका राइट अराइज हो जाएगा मुझे पनिश करने का, और मेरे ऊपर क्या इंपोज हो जाएगी? लाइबिलिटी इंपोज हो जाएगी। इस तरह से ये सब क्या है? ये सब है सब्सटेंटिव लॉ। ये सब आपको किस में मिलेगा? ये सब आपको सब्सटेंटिव लॉ में मिलेगा। आईसीए, आईपीए, सोगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, टोट, क्या है? टोट। तो ये सब क्या है? ये सब है सब्सटेंटिव लॉ, जो आपकी राइट, लाइबिलिटी और ड्यूटी के बारे में बताता है। अब आईसी बताता है ना, सेक्शन नंबर 73 टू 75 हमें बता रहा है ना कि अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगी तो दूसरी पार्टी के पास ये राइट है कि वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। तो बता दिया ना इसने सब्सटेंटिव लॉ। पर मैं कहता हूं, अब बात ये आती है कि हाँ ठीक है, मेरे पास राइट है कि मैं डैमेजेस ले सकता हूं। क्वेश्चन मार्क ये आता है, हाउ? क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये तो बता दिया है कि हाँ, आपके पास अधिकार है कि आप डैमेजेस ले सकते हैं, आप कंपनसेशन ले सकते हैं। पर क्वेश्चन ये आता है कि मैं कंपनसेशन कैसे लूं, मैं डैमेजेस कैसे लूं? बात समझ रहे हैं? तो यहां पर जो आईसीए है वो क्या हो जाता है? आईसीए साइलेंट हो जाता है। आईसीए का इसके पास जवाब ही नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इसके पास कोई जवाब नहीं। तो मैं जवाब कहां मिलेगा मुझे जाकर? हाँ, एग्जैक्टली। Indian Contract Act remains silent about it. Now, what about the procedure? How to get my remedy? How to get my compensation? How to get my damages? So the Indian Contract Act said that I don't know about it. मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आपके पास अधिकार है, आपके पास राइट है। अरे मैं उस राइट को एनफोर्स कैसे कराऊं वो तो बताओ मुझे। तो ऐसे कहता है मुझे नहीं पता। तो यहां पर सीपीसी कहती है मैं हूं ना। सीपीसी क्या कहती है? मैं हूं ना। मैं बताऊंगी कि आपको आपके राइट्स कैसे एनफोर्स कराने हैं। हाउ टू एग्जीक्यूट योर राइट्स, हाउ टू एग्जीक्यूट योर राइट, हाउ टू गेट योर रेमेडी, मैं बताऊंगी। कौन कहता है? सीपीसी। क्यों सीपीसी क्यों बताएगी? क्योंकि सीपीसी में क्या है? सारा प्रोसीजर है। क्या है? प्रोसीजर। आप समझ रहे हैं सीपीसी में क्या है? सीपीसी में प्रोसीजर है। तो इसलिए अब हम यहां पर लिख सकते हैं, प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं? प्रोसीजरल लॉज आर दोज लॉज विच प्रोवाइड द प्रोसीजर, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ हाउ टू गेट योर राइट्स एंड रेमेडी विच आर प्रोवाइडेड
which are provided by substantive law. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके? सीपीसी, बीएनएसएस, बीएसए, लिमिटेशन एक्ट, ये सब क्या है? ये सब आपके प्रोसीजरल लॉज। लिख लीजिए इसको। वेरी गुड। तो इसलिए फाइनली हम कह सकते हैं कि सब्सटेंटिव लॉज एंड प्रोसीजरल लॉज, हम फाइनली क्या कह सकते हैं? हम फाइनली कह सकते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉज, आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। Thus, we can say that substantive laws and procedural laws are two sides of a same coin. If there is a no substantive value, sorry, if there is a no substantive law, so then there is a no procedural law. If there is a no procedural law, so then there is a no value of the substantive laws. सीधी सी बात है ना? अगर सब्सटेंटिव लॉ नहीं है तो प्रोसीजरल लॉ का एग्जिस्टेंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप प्रोसीजर किसके बारे में प्रोवाइड कराएंगे? उसी के बारे में ना जो सब्सटेंटिव लॉ ने राइट और रेमेडी दिया है। तो अगर सब्सटेंटिव लॉ ही नहीं है तो प्रोसीजरल लॉ का एग्जिस्टेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, और अगर प्रोसीजरल लॉ नहीं है तो सब्सटेंटिव लॉ के होने का क्या ही मतलब है? क्यों? ऐसा क्यों कहा मैंने? बताइए। अगर प्रोसीजरल लॉ नहीं है और सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ है तो सब्सटेंटिव लॉ की भी कोई वैल्यू नहीं है। रीजन दीजिए जरा इसका, ऐसा क्यों कहा मैंने? हम्म, हम कौन सा लीगल मैगजीम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं? कौन सा लीगल मैगजीम हम यहां पर डिस्कस करेंगे? वेरी गुड। कौन सा करेंगे? ओबी, जर्स, इबी, रिमीडियम। When there is a right, when there is right, there is a remedy. जहां अधिकार है वहां उपचार है। When there is a remedy, so then sorry, when there is a right, there is a remedy. ठीक है, आर्टिकल नंबर इसके साथ हम और क्या है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 32 है, आर्टिकल 32 है ना? लेट अस सपोज दैट कि आपके पास फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 32 नहीं है। अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो बाकी फंडामेंटल राइट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आप समझ रहे हैं ना? अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो क्या बाकी फंडामेंटल का राइट का कोई एग्जिस्टेंस है? क्या एग्जिस्टेंस है और क्या करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स का? इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था आर्टिकल नंबर 32 के बारे में? बताइए। आर्टिकल 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या स्टेटमेंट है? हम्म, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेड दैट आर्टिकल 32 is the
सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, सोल। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास रेमेडी है, और अगर रेमेडी ही नहीं होगी तो क्या करेंगे बाकी प्रोविजंस। ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। यहां से हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझ लिया है कि सिविल का मतलब क्या है और प्रोसीजर का मतलब क्या है। ठीक है, अभी हम कोड पर आएंगे। हमने समझा अभी सिविल का मतलब क्या है और प्रोसीजर का मतलब क्या है। सीपीसी 1908 का एक लॉ है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लॉ को अगर हम डिवाइड करते हैं कितने बेसिस पर, किसके बेसिस पर डिवाइड करते हैं? लायबिलिटी के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। तो अगर लायबिलिटी के बेसिस पर डिवाइड किया जाए लॉ को, तो लॉ दो तरीके से होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ वो होते हैं जो इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में बात करते हैं, सिविल राइट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। और इसमें जो पनिशमेंट होती है वो किस नेचर में होती है? कॉम्पनसेशन या फिर डैमेजेस के रूप में होती है। ठीक है। कॉम्पनसेशन या डैमेजेस के रूप। और अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, तो क्रिमिनल लॉज वो लॉज होते हैं जो क्या करते हैं, जो सोसाइटी एट लार्ज को इफेक्ट करते हैं, पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। और इनकी जो पनिशमेंट होती है वो किस नेचर में होती है? सेंटेंस या फाइन के नेचर में। एग्जाम्पल, बीएनएस, बीएनएसएस, पॉक्सो, एससीएसटी एक्ट, डीवी एक्ट, एक्सेट्रा। दीज आर द क्रिमिनल लॉ, ये सब क्रिमिनल लॉ। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने यही पढ़ा कि अगर हम लॉ को किस बेसिस पर डिवाइड करें, लॉ को हम डिवाइड करें नेचर के बेस पर। तो नेचर के बेस में जब हम लॉ को डिवाइड करते हैं, तो वो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं और प्रोसीजरल लॉ होते हैं। ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ मतलब वो जो राइट और लाइबिलिटी और ड्यूटी को इफेक्ट करते हैं, प्रोसीजरल लॉ वो जो आपका प्रोसीजर और मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। फिर हमने पूरा अच्छी तरह से समझा कि कैसे सिविल लॉज क्या करते हैं, राइट, लाइबिलिटी और ड्यूटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो फाइनली वी कैन से दैट कि जो सीपीसी है, जो आपका सीपीसी है, इसका नेचर कैसा है? सीपीसी का फिर नेचर, हाँ, ये है आपका सिविल प्रोसीजरल लॉ। क्या है? सिविल प्रोसीजरल लॉ। ये सिविल भी है और ये प्रोसीजर भी प्रोवाइड करता है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ सिविल प्रोसीजरल लॉ। ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए, सिविल का मतलब क्या है और प्रोसीजर का मतलब क्या है। अब देखिए यहां पर लो ना लगाकर हमने क्या लगा दिया है? कोड लगा दिया। तो अब मुझे बताइए कि एक लो या फिर एक एक्ट या कोड में क्या डिफरेंस? एक्ट और कोड का डिफरेंस बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्ट एंड कोड? हम्म। एनीबडी एल्स? कोई कोशिश करेगा? हम्म। 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 देखिए, एक्ट क्या होता है? जो स्पेशल एक सब्जेक्ट में डील करता है। ये है कोड। यहां पर है ना, जितने भी सिविल के सब्सटेंटिव लॉज थे ना, उन सबके प्रोसीजर को कंसोलिडेट कर दिया गया है। हम इसको कोड क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं हम इसको कोड? क्योंकि जितने भी सब्सटेंटिव सिविल लॉज थे,
सब्सटेंटिव सिविल लॉज में, इन सब का जो प्रोसीजर है वो कहां डील होगा? सीपीसी। कहां डील होगा? जितना भी सब्सटेंटिव सिविल लॉज है उसका जो प्रोसीजर है वो कहां मेंशन किया गया है? वो मेंशन किया गया है सीपीसी के अंदर। तो हमने क्या कर दिया है? हमने जितने भी सब्सटेंटिव सिविल लॉज के प्रोसीजर था उसको हमने क्या कर दिया है? कंसोलिडेट कर दिया गया है। कंसोलिडेट कहिए या फिर कहिए कलेक्ट कर दिया गया है। और उसको कलेक्ट करके हमने कहा डाल दिया है? सीपीसी में। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कोड कहेंगे, संहिता कहेंगे। इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आईसीए के बारे में नहीं है, आईसीए, आईपीए, टीपीए, फैमिली लॉ, एसआरए, हर किसी का इसमें प्रोसीजर है। हर किसी का, लिमिटेशन एक्ट का, सबका प्रोसीजर है यहाँ। लिमिटेशन एक्ट पर खैर खुद ही अपना प्रोसीजर लो है। ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे अभी जो समझा वो सीपीसी का मतलब समझा है कि सीपीसी क्या है। तो सीपीसी फाइनली एक सिविल प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। इस तरह से, है ना? फिर इस तरह से। तो ये सारा अभी हमने समझ लिया। ठीक है। आइए हेडिंग बनाइए स्टूडेंट्स। हेडिंग। और हम चलते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द कोड, इस कोड की क्या हिस्ट्री है? ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द कोड। इस कोड की हिस्ट्री, जब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द कोड की, तो याद रखना सबसे पहली सीपीसी कब आई? सबसे पहली सीपीसी आती है 1859 में। 1859, 1859 में। 1859 के बाद कब आई सीपीसी? तो याद रखना 1877। 1877। इसके बाद 1882 और फाइनली 1900। ठीक है। तो पहली जो सीपीसी आई वो 1859 में आई। और फाइनली 1908 की जो सीपीसी है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्लियर? चलिए अब इसकी थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री लिख लेते हैं। इसके थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट लिख लेते हैं, फिर हम आगे सीपीसी की तरफ चलेंगे। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। ये क्या है? ये 1908 का एक्ट नंबर 5। ठीक है। एनफोर्समेंट डेट क्या रहेगा इसका? सबसे पहले की इनेक्टेड डेट क्या रहेगा? इनेक्टेड डेट लिखना 21 मार्च 1908। 21 मार्च 1908 ये इसका इनेक्टेड डेट। इनेक्टेड डेट 21 मार्च। यहां से याद रखना क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, 1908। इसका इनेक्टेड डेट क्या रहेगा? सॉरी, एनफोर्समेंट डेट। एनफोर्समेंट डेट क्या रहेगा? हाँ, 1 जनवरी 1909। 1 जन 1909। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें टोटल पार्ट्स आपके दिए हुए हैं, पार्ट्स।
कितने हैं? 11। टोटल सेक्शन कितने हैं? 158। हाउ मेनी ऑर्डर्स? 51। अपेंडिक्स कितना है? अपेंडिक्स से पहले शेड्यूल लिखो। ऑर्डर से पहले शेड्यूल लिखना। ठीक है। शेड्यूल कितना है? शेड्यूल 1। ऑर्डर्स कितने हैं? 51। अपेंडिक्स कितना है? A2H। A2H। ये सब लिख लीजिए स्टूडेंट। ये इसका बेसिक है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। Act number 5 of 1908. Enacted date is 21st March 1908. Enforcement date is 1st January 1909. Total parts 11. Total sections 158. Schedule 1. Orders 51. Appendix A to H। यहां से बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है प्री का। ठीक है। नेक्स्ट। चलिए, अब सीपीसी का हम एक और पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो सीपीसी है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस लिस्ट का मैटर है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के किस लिस्ट का मैटर है, तो याद रखना ये कंकरेंट लिस्ट का मैटर है। क्या लिखोगे यहां पर? कंकरेंट लिस्ट का मैटर है ये, कॉन्स्टिट्यूशन के समवर्ती सूची। यानी कि इसमें सीपीसी में केंद्र भी लो बना सकता है, सेंटर भी लो बना सकता है, और स्टेट भी लो बना सकता है। ठीक है। एंट्री नंबर 13। ठीक है। कंकरेंट लिस्ट की कौन सी एंट्री है? एंट्री नंबर 13। एंट्री नंबर 13, 13। ठीक है। और शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल 7। सेवंथ शेड्यूल में जो कंकरेंट लिस्ट है, उसकी एंट्री नंबर 13 में सीपीसी मेंशन किया हुआ है। सीपीसी में सेंटर भी लो बना सकता है और स्टेट भी लो बना सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। सीपीसी के कुछ मेजर अमेंडमेंट पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखना। ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है। 3 मेजर अमेंडमेंट। सीपीसी में 3 बार मेजर चेंजेस हुए हैं। 3 मेजर अमेंडमेंट्स ऑफ सीपीसी। पहला लिखना 1976, फिर लिखना 1999, और फिर लिखना 2002। ठीक है। 3 स्पेशल अमेंडमेंट्स हैं सीपीसी के। मेजर अमेंडमेंट 1976, 1999 और 2002 का अमेंडमेंट। ठीक है। अब इसका ना एनफोर्समेंट डेट साथ में लिखना, जो यहां से पूछे जाते हैं। इसका है 1 फरवरी 1997। ठीक है। 1 फरवरी 1970। इसका जो डेट है, वो क्या है? एनफोर्समेंट डेट 1 फरवरी
1977। ये जो अमेंडमेंट है, ये दोनों अमेंडमेंट एक ही दिन लागू हुए थे। इनका एनफोर्समेंट डेट एक ही है और वो है 1 जुलाई 2002। इनका जो एनफोर्समेंट डेट है वो क्या है? 1 जुलाई 2002। याद रखना, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बना है। ठीक है। 1976 का जो एनफोर्समेंट डेट है वो है 1 फेब 1977। 1999 और 2002 का जो एनफोर्समेंट डेट है वो है 1 जुलाई 2002। ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा और भी बनता है डेप्थ, उसको थोड़ा सा समझ। देखिए, पूरा ये जो पूरा जो अमेंडमेंट है वो एक साथ लागू नहीं हुआ था, इसके तीन प्रोविजंस रोक लिए गए थे। ठीक है। एनफोर्समेंट डेट क्या रहेगी? ये रहेगी एक्सेप्ट एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 12, 13 और सेक्शन नंबर 50। इन तीनों सेक्शंस को लागू नहीं किया गया था। इस अमेंडमेंट के सेक्शन नंबर 12, 13 और 50 को लागू नहीं किया गया था। ठीक है। इस केस में जो एनफोर्समेंट डेट हुआ अलग अलग हुआ सबका, देखना। जो 12 और 50 है उसका 1 मई 1977। जो 12 और 50 है, जो ये दोनों है, इन दोनों का था 1 मई 1977। और जो ये 13 था, इसका था 1 जुलाई 1977। ये प्री में बहुत बार पूछा गया है, डेप्थ क्वेश्चन बनता है और गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है। पूरा अमेंडमेंट एक साथ लागू नहीं हुआ था, तीन सेक्शंस को रोक लिया गया था, सेक्शन नंबर 12, 13 और 50 को। फिर इनको 12 और 50 को कब लागू किया गया था? 1 मई 1977 को। और 13 को लागू किया गया था 1 जुलाई 1977 को। ठीक है। इसमें बस एक बात और लिख लेना कि ये जो दोनों अमेंडमेंट है 1999 और 2002 का, किसकी रिकमेंडेशन से हुए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री में। रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन से ये दोनों अमेंडमेंट हुए थे? मलिमट कमेटी, जस्टिस मलिमत कमेटी। मलिमट कमेटी। बस, यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता प्री, इतना प्री बनता है यहां से। लिख लीजिए इसको। इसके बाद सीपीसी में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। नो अमेंडमेंट्स। ठीक है। चलिए। हेडिंग बनाइए स्टूडेंट्स। आज और कल तो पूरा भी, ये मान लो कि 2 दिन तो सीपीसी का पूरा इंट्रोडक्शन चाहिए, 2 दिन। ठीक है। हेडिंग कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन। हेडिंग बनाइए कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन। थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है। चलिए। हेडिंग कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन, और लिखिए इसमें प्रेम्बल ऑफ द सीपीसी।
प्रियम्बल ऑफ द सीपीसी। हमें कोडिफिकेशन और कंसोलिडेशन में क्या देखना है, इसकी प्रियम्बल को पढ़ना है। तो लिखिए इसकी प्रियम्बल को, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। अगर आपका कहीं रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हेडिंग बनाइए कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन, और उसमें लिखिए फिर प्रेम्बल ऑफ द सीपीसी। और जब आप सीपीसी की प्रेम्बल को लिख रहे हैं तो उसमें लिखिए एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड relating to the procedure, relating to the procedure of relating to the procedure of the code of civil procedure, relating to the procedure of the code of civil judicature, सिविल जुडिकेचर अंडरलाइन करना। कंसोलिडेट एंड अमेंड, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है प्री में स्टूडेंट्स, कंसोलिडेट एंड अमेंड। अभी मैंने आपको बताया ना, व्हाट डू यू मीन बाय द कंसोलिडेट। तो जितना भी लॉ है, जो सिविल सब्सटेंटिव लॉ है, अब मोस्टली उसका प्रोसीजर है वो कैसे गवर्न होगा प्रोसीजर। तो सारा का सारा जितना भी मोस्टली सिविल सब्सटेंटिव लॉ है, उन सबका प्रोसीजर गवर्न होगा सीपीसी से। तो हमने क्या कर दिया है, हमने कंसोलिडेट कर दिया है, हमने उसको कलेक्ट करके एक ही लॉ में डाल दिया। दिस इज मीन्स अ कंसोलिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, एंड दैट इज अ एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन। एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन यानी कि कहां पर लागू होती है, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन। देखिए, द सीपीसी एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया। द सीपीसी एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया यानी कि सीपीसी पूरे भारत पर लागू होती है। एक्सेप्ट सीपीसी एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया, टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द फर्स्ट वन इज द स्टेट ऑफ नागालैंड। फर्स्ट वन इज स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द सेकेंड वन इज ट्राइबल एरियाज। दैट्स इट। याद रखना, सीपीसी एक तो नागालैंड पर लागू नहीं होती है, और दूसरा ये ट्राइबल एरिया पर लागू नहीं होती। Apart from the Nagaland, apart from the tribal areas, the CPC extend to whole of India। तो नागालैंड के अलावा और ट्राइबल एरियाज के अलावा सीपीसी पूरे भारत पर लागू होती है। क्या सीपीसी जम्मू कश्मीर पर लागू होती है स्टूडेंट्स? क्या सीपीसी जम्मू कश्मीर पर लागू होती है? ऑब्वियसली लागू होती है। कब से लागू होती है, तारीख बताइए मुझे, वो डेट बताइए। डेट बताइए एग्जैक्टली, कब से लागू होना शुरू हुई है। कब से डेट, डेट एग्जैक्टली डेट क्या है, लिखो। 31 अक्टूबर 2019। ये डेट याद रखो, प्री में काफी पूछी जा रही है ये आजकल। 31 अक्टूबर 2019। फ्रॉम दिस डेट सीपीसी applicable to the J&K only। From this date CPC applicable to J&K also, to J&K also। इस डेट से सीपीसी J&K पर भी अप्लाई होती है। ये क्वेश्चन बनता है यहां से प्री का, सेक्शन नंबर 1 से। ठीक है, अब यहां पे एक और हेडिंग लीजिए जरा, एंड दैट इज अ स्कोप ऑफ सीपीसी। एक और हेडिंग लीजिए, दैट इज अ स्कोप ऑफ सीपीसी। स्कोप ऑफ सीपीसी लिखिए इसमें, द कोड इज एग्जॉस्टेड, द कोड इज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड ऑन मैटर्स, द कोड इज एग्जॉस्टेड ऑन मैटर्स, ऑन मैटर्स स्पेसिफिकली डील्ड विद बाय,
The code is exhausted on matters specifically dealt dealt with by it, यानी कि जो मैटर इससे डील होते हैं उन सभी मैटर्स में सीपीसी एग्जॉस्टिव है। ठीक है। हाउएवर हाउएवर it is not exhausted however it is not exhausted on the points however it is not exhausted on the points not specifically dealt with therein। तो जनरली ये सभी जितना भी प्रोसीजर इसमें डील होता है उन सब में ये अप्लाई एग्जॉस्टिव है, यानी कि उससे बाहर इस बारे में कुछ नहीं है। जैसे एफआरए का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर आपको कराना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है, तो उस बारे में सीपीसी एग्जॉस्टिव है क्योंकि वो प्रोसीजर सीपीसी में दिया है। पर मान लीजिए कि कोई सिविल लॉ ऐसा है जो खुद अपना स्पेस, जैसे कुछ लोकल लॉज ऐसे होते हैं जो सिविल के लोकल लॉज हैं, उसमें प्रोसीजर खुद का बताया गया है, तो क्या वहां पर सीपीसी अप्लाई होगी? वहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं होगी, वहां पर वो लोकल लॉ अप्लाई होगी। तो अगर कोई लोकल लॉ या स्पेशल लॉ ऐसे हैं जो खुद का अपना प्रोसीजर बताते हैं, तो वहां पर फिर सीपीसी उन पर अप्लाई नहीं होगी, वहां पर वो लोकल या स्पेशल लॉ ही अप्लाई होगी। क्लियर? एक हेडिंग बनाइए, प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ सीपीसी। हेडिंग बनाइए, प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ सीपीसी। प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ सीपीसी। लिखिए, जनरली procedural laws are always retrospective. Generally, procedural laws are always generally procedural laws are always retrospective. जितने भी प्रोसीजरल लॉज होते हैं जनरली वो सब रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं, पर सीपीसी के साथ ऐसा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री, सीपीसी के साथ ऐसा नहीं है। बट सीपीसी इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, बट सीपीसी इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव एंड इट इज प्रोस्पेक्टिव, एंड इट इज प्रोस्पेक्टिव। अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय द रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव? व्हाट डू यू मीन बाय द रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव? हम्म, क्या होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव? यस यस सूर्य। हाँ, बिफोर आफ्टर काफी शॉर्ट में आपने इसको बता दिया है ना, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया है। ठीक है। हाँ, देखिए, जब हम रेट्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं मतलब ये पहले से लागू होगा रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, मतलब पिछले से, मतलब जो पहले वाले केसेस हैं उन पर भी लागू। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है यानी कि फ्यूचर से लागू होगा, पास्ट से नहीं होगा, फ्यूचर से। ठीक है, जितने भी हमारे क्रिमिनल लॉ, जैसे भी बीएनएस आया, भी नया है बीएनएस, है ना, भारतीय न्याय संहिता। अब मुझे बताइए ये पास्ट से लागू होगा या फ्यूचर से लागू होगा? जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, वो पास्ट से लागू होगा, यानी कि उसका जो ऑपरेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा? प्रोस्पेक्टिव होगा। आने आगे आने वाले केसेस पर लागू होगा, पुराने केसेस पर लागू नहीं होगा बीएनएस, वहां पर तो आईपीसी ही लागू होगा। तो जितने भी हमारे क्रिमिनल लॉज हैं वो हमेशा कैसा नेचर रखते हैं? क्रिमिनल लॉज हमेशा प्रोस्पेक्टिव नेचर रखते हैं, हमेशा प्रोस्पेक्टिव। जितने भी सब्सटेंटिव लॉज होते हैं वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव नेचर रखते हैं, और जितने भी प्रोसीजर लॉज होते हैं वो हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव नेचर रखते हैं। जो बीएनएसएस है उसका नेचर कैसा होगा? बीएनएसएस का नेचर होगा रेट्रोस्पेक्टिव।
रेट्रोस्पेक्टिव नेचर होगा। पर सीपीसी के साथ ऐसा नहीं है, याद रखना। सीपीसी एकमात्र ऐसा प्रोसीजरल लॉ है जो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर नहीं रखता है, प्रोस्पेक्टिव नेचर रखता है। यानी कि ये भविष्य में लागू होगा। जो पिछले केस है उस पर सीपीसी फिर अप्लाई नहीं होगा। तो यानी कि 1908 में जब ये लागू हुआ, 1909 में, तो 1909 के बाद जो केसेस थे उन पर सीपीसी लागू हुआ। 1909 से पहले जो केसेस थे सिविल के, उन पर सीपीसी लागू नहीं हुआ। ठीक है, चलिए एक हेडिंग बनाइए, दूसरी नई हेडिंग बनाइए। स्कीम ऑफ द कोड। स्कीम ऑफ द, देखिए जब हम इस कोड की स्कीम की बात करते हैं, इस कोड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सेक्शन, पहला है सेक्शन, और दूसरा है, हाँ, ऑर्डर्स। पहला है सेक्शन और दूसरा है ऑर्डर्स। ठीक है, अब देखिए जो इसका सेक्शन वाला पार्ट है, जो इसका सेक्शन वाला पार्ट है उसमें लिखिए, सेक्शन वाले पार्ट में, सेक्शन वाला जो पार्ट है वो सब्सटेंटिव लॉ को डील करता है। ठीक है, सेक्शन वाला पर जो पार्ट है, प्रोविजन ऑफ द, डील विद द प्रोविजन ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, डील विद द प्रोविजन ऑफ, डील विद द प्रोविजन ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, या कहिए सब्सटेंटिव नेचर। ठीक है, सब्सटेंटिव नेचर या सब्सटेंटिव लॉ। लेइंग डाउन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ जुरिडिक्शन, लेइंग डाउन, ले डाउन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जुरिडिक्शन, ये इसका सेक्शन वाला पार्ट है। प्रोसीजर वाला पार्ट है, वो कहां है, वाइल द फर्स्ट शेड्यूल रिलेटिंग टू द प्रोसीजर, वाइल द फर्स्ट शेड्यूल relating to the procedure, relating to the procedure, while relating to the procedure and the method or manner, and the method or manner, or manner, the method or manner in which the jurisdiction may be exercised, in which the jurisdiction may be exercised। लिखिए इसको एक बार। देखिए जो सीपीसी को डिवाइड किया गया है
वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो है सेक्शंस और दूसरा है ऑर्डर्स। जो सेक्शन वाला पार्ट है वो इसके सब्सटेंटिव नेचर को बताता है। किसको बताता है? सब्सटेंटिव नेचर को। ठीक है, जो मतलब जुरिडिक्शन के जनरल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराता है। अब इस जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कैसे करना है, हाउ टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन, दिस इज योर प्रोसीजरल पार्ट, यानी कि जो बताता है प्रोसीजर, मेथड या फिर मैनर, कि आप उस जुरिडिक्शन को कैसे एक्सरसाइज करेंगे, वो आपका बताता है प्रोसीजरल पार्ट। और ये ऑर्डर कहां दिए गए हैं, याद रखना, जितने भी ऑर्डर हैं, कितने ऑर्डर हैं टोटल? 51 ऑर्डर्स हैं। 51 ऑर्डर्स को कहां दिया गया है? 51 ऑर्डर्स को दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। 51 ऑर्डर्स को कहां दिया गया है स्टूडेंट्स? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जित जो फर्स्ट शेड्यूल है वो ऑर्डर्स का है, उसमें 51 ऑर्डर्स है। तो अब ये इसमें जो सेक्शन वाला पार्ट है वो तो है इसका सब्सटेंटिव पार्ट, जो इसका ऑर्डर वाला पार्ट है वो है इसका प्रोसीजरल पार्ट। तो क्या हम सीपीसी को सब्सटेंटिव प्लस प्रोसीजरल बोले या सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर बोले? और आखिर हम इसे सब्सटेंटिव प्लस प्रोसीजर क्यों ना बोले? आखिर हम इसे सब्सटेंटिव प्लस प्रोसीजर क्यों ना बोले? हम इसे प्रोसीजर ही क्यों बोल रहे हैं? जब इसका जो सेक्शन वाला पार्ट है वो सेक्शन नंबर 1 से लेकर और 158 तक वो सारा सब्सटेंटिव पार्ट है इसका। तो हम इसको दोनों क्यों ना बोले? क्या कारण है स्टूडेंट कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर बोलते हैं? कोई बताए? इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन था ये। जब इसका जो सेक्शन वाला पार्ट है वो सब्सटेंटिव में डील करता है, तो आखिर हम इसे दोनों का मिश्रण यानी कि दोनों का मिक्सचर हम क्यों नहीं कह सकते? हम इसको क्यों सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर लोग कहते हैं, जबकि इसमें 158 सेक्शन जो हैं वो सब्सटेंटिव लॉ को मेंशन करते हैं। हाँ, आंसर इज, आंसर क्या है? आंसर होगा, तो आपको ये देखना होगा कि भैया लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था। व्हाट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेचर्स इंटेंशन। सीपीसी को बनाने के पीछे लेजिस्लेचर का इंटेंशन था टू प्रोवाइड द प्रोसीजर, टू प्रोवाइड द प्रोसीजर, ना कि टू प्रोवाइड द सब्सटेंटिव। जो लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन था वो क्या था? प्रोसीजर को प्रोवाइड करना। अब इस प्रोसीजर को मेंशन करते हुए हमें जो भी हमें प्रिंसिपल को बताने की जरूरत पड़ेगी, जनरल प्रिंसिपल्स को, उनको हम सब सेक्शन सब है ना सेक्शंस में बताते रहेंगे। वरना मोस्टली क्या है, मोस्टली बताता है सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर। हाँ, प्रोसीजर को मेंशन करते हुए, प्रोसीजर को लागू करते हुए अगर किसी सब्सटेंटिव प्रिंसिपल की जरूरत पड़ रही है तो फिर वो कहता है कि सीपीसी हम खुद ही बता लेंगे, हमें है ना किसी और लॉ में जाने की जरूरत नहीं। जैसे रेस जुडिकाटा, जुरिडिक्शन के पॉइंट्स, कमीशन। अब कमीशन आपने बता दिया, पर कमीशन का पूरा प्रोसीजर तो ऑर्डर में ही है। हाँ, देखिए एक मैं आपको भी एग्जांपल देता हूं कि हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, कमीशन, इशू कमीशन, इशू कमीशन। अब ये सेक्शन नंबर 75 से लेकर 78 तक है, और इसको रीड भी किया जाता है ऑर्डर नंबर 26 के साथ। ध्यान से समझना। इशू कमीशन तो मेन है 26, यानी कि जो प्रोसीजर कहाँ है, प्रोसीजर 26 में है। अब प्रोसीजर को बताते हुए हमें यह बताना पड़ रहा है कि आप कमीशन किस किस एरिया में लागू कर सकते हैं, क्या क्या फील्ड रहेगा, स्पेसिफिक फील्ड रहेगा कमीशन इश्यू करने का। तो वो हमने बता दिया सेक्शन नंबर 75 में, दैट्स इट, बस इतना ही है। सेक्शन का रोल नहीं है सीपीसी में ज्यादा, सेक्शन का तो रोल तो कुछ भी नहीं है सीपीसी में, मैं आपको सच बताऊं। ठीक है, इसलिए हम
बाय एंड लार्ज हम यही कहेंगे कि सीपीसी क्या है? क्या है स्टूडेंट सीपीसी? सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ, नॉट अ सब्सटेंटिव लॉ। इट्स नॉट अ सब्सटेंटिव लॉ। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर। वेरी गुड। इसमें ना अभी एक डेप्थ और रहती है, पर वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलो मैं आपको ना होमवर्क दूं स्टूडेंट, आप करेंगे? बताइए, ट्राई करेंगे आप? हम्म। चलिए मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझ। पहला क्वेश्चन ये है, आपको जो कल मुझे ये बताना है कि अ, अगर सेक्शन, है ना, या ऑर्डर, इन दोनों में कोई कंफ्लिक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? कंफ्लिक्शन। तो आप मुझे बताओगे कि सेक्शन प्रिवेल करेगा या ऑर्डर विल प्रिवेल करेगा, विच प्रिवेल? आप मुझे कल ये क्वेश्चन बताओगे पहला, कि अगर सेक्शन या ऑर्डर में कोई कंफ्लिक्शन आ जाता है, तो यहां पर कौन प्रिवेल करेगा? सेक्शन प्रिवेल करेगा या ऑर्डर प्रिवेल करेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हमने अभी पढ़ा कि सीपीसी कंकरेंट लिस्ट का मैटर है, यानी कि सीपीसी में सेंटर भी अमेंडमेंट कर सकता है और स्टेट भी अमेंडमेंट कर सकता है। आपको जो दूसरा क्वेश्चन मुझे बताना है, आप मुझे बताओगे कि जो सेक्शन वाला पार्ट है उसको कौन अमेंड करेगा, और जो ऑर्डर वाला पार्ट है, यानी कि जो इसका प्रोसीजर वाला पार्ट है, उसको कौन अमेंड करेगा? क्या इसमें दोनों आएंगे या इसमें कोई एक आए? बस ये दो क्वेश्चन आप मुझे कल बताते। और यहां से प्री का बहुत ही डेप्थ क्वेश्चन आता है, याद रखना। ठीक है, यहां से क्या आता है? सीपीसी का डेप्थ आता है। ठीक है, फिर कल हम एक अच्छी सी जर्नी पर चलेंगे सीपीसी की। ठीक है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है स्टूडेंट, है ना? ठीक है, तो कल आप मुझे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे देना। ठीक है, फिर कल से और एक अच्छी सी सीपीसी होगी फिर वो। अभी तो ये आप देखना, 2-3 दिन में ना हमें थोड़ा सा सीपीसी पर, है ना, मेरा मानना ये है कि जितने भी आप मेजर लॉ पढ़ रहे हो, उन मेजर लॉ में ना बेस बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। अच्छा मतलब बहुत अच्छा। अगर बेस मजबूत है ना, तो ये मान लीजिए कि नैया पार हो जाएगी। और अगर बेस कच्चा है तो दिक्कत है। ठीक है, तो कोशिश करना, एक तो क्लासेस रेगुलर हो, मतलब बेशक आप लाइव ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, पर कोशिश करना कि लाइव ही लो। बहुत फर्क पड़ता है। जब आप रिकॉर्डिंग में जाना शुरू कर देते हैं ना, तो वहां से प्रॉब्लम आने लगती है। वहां से फिर वो नहीं बनता, वो कंसंट्रेशन नहीं बनता। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ना आपके दिमाग से इतनी जल्दी स्लिप हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप ऑनलाइन ले रहे हो, पर कोशिश करना कि आप लाइव ही आकर ऑनलाइन लो, रिकॉर्डिंग पर मत जाए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, सो कैन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, एट पर योर कंफर्टेबल। ओके।